इस कहानी की शुरुआत होती है 1988 से। हॉस्पिटल के वेटिंग रूम में पीटर क्विल नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो अपने वॉकमैन में ऑसम मिक्स वॉल्यूम 1 के गाने सुन रहा होता है। तभी उसके पास उसका नाना आता है और उसको उसकी माँ के पास लेकर जाता है जिसको ब्रेन कैंसर था। वो अपनी जिंदगी के आखिरी सांसें गिन रही थी। वो अपने बेटे से कहती कि तुम्हारे पिता एक फरिश्ता थे, तुम बिल्कुल उनके जैसे हो। मेरे जाने के बाद नाना तुम्हारा ख्याल रखेंगे जब तक तुम्हारे पिता तुमको लेने नहीं आ जाते। वो अपने बेटे को एक गिफ्ट देने के बाद अपना हाथ पकड़ने के लिए बोलती है, पर उसका हाथ पकड़ने से पहले ही वो अपना दम तोड़ देती है। अपनी माँ की मौत देखने से पीटर को काफी सदमा लगता है, इसलिए वो हॉस्पिटल से बाहर निकलकर भागता है। तभी एक अनजान एलियन शिप आकर इस बच्चे को अपने साथ ले जाती है। इस घटना के 26 साल बाद मतलब 2014 में मोराग नाम के एक वीरान पड़े प्लानेट में एक स्पेस शिप लैंड करती है और उसमें से बाहर निकलता है पीटर क्विल, जो कि अब स्टार लॉर्ड के नाम से फेमस है। इसके पास एक होलोग्राफिक गन होती है जिसकी मदद से वह एक खंडर में पहुंचता है। अब वह अपने वॉकमैन में ऑसम मिक्स वॉल्यूम 1 के गाने को बजाकर और उसकी धुन पर नाचते हुए आगे बढ़ने लगता है। फिर वह एक बड़े से दरवाजे को खोलकर इस टेम्पल के अंदर जाता है जहाँ पर एक बेसकीमती ऑर्ब लेजर एनक्लोजर में बंद था, पर इसके पास एक ऐसा डिवाइस था जिससे वह उस ऑर्ब को अपनी तरफ खींच लेता है। तभी रोनन का एक खास आदमी कोरात अपने चंगू मंगू के साथ यहाँ पहुँचता है और पीटर के हाथ से उस ऑर्ब को छीन लेता है। वो पीटर से पूछता है कि तुमको इस ऑर्ब के बारे में पता कैसे चला? तब पीटर उसको बोलता है कि मैं तो बस एक कबाड़ी हूँ। पर कोरात उसका हुलिया देखकर समझ गया था कि यह कोई कबाड़ी नहीं बल्कि एक लुटेरा है। अभी वे लोग इसको रोनन के पास ले जाने वाले होते हैं। तभी पीटर पहले इनके चंगू मंगू पर और फिर कोरात पर हमला करता है और उस ऑर्ब को लेकर अपने शिप की तरफ भागता है। अब पीटर अपने स्पेसशिप में बैठकर टेक ऑफ करने लगता है। तभी इसके आदमी अपनी तोप से इसके शिप पर हमला करते हैं, पर पीटर इनके हर हमले से बचते हुए यहाँ से भाग जाता है। पीटर के अभी तक न आने पर योंडू अपनी टीम के साथ मोराग में चला आता है, पर वहाँ पर ऑर्ब के ना मिलने पर वह पीटर को कॉल करता है और इस तरह इन दोनों में बहस छिड़ जाती है। असल में पीटर इस ऑर्ब को खुद अकेले जाकर बेचना चाह रहा था। पीटर के धोखा देने के कारण योंडू इसके ऊपर 40,000 का इनाम रखता है। योंडू ने ही पीटर को उसके बचपन में किडनैप करके पाल पोस कर बड़ा किया था। इसके बाद हम क्री साम्राज्य के डाक एस्टर नाम के जंगी जहाज को देखते हैं जहाँ पर रोनन खून से नहाकर बाहर निकलता है और उसके द्वारा कैद किए गए जेंडर वासी को अपने हथौड़े से उसका सिर फोड़ देता है। फिर उसके बहते हुए खून को देखने लगता है। असल में इसको हर जेंडर वासी से नफरत थी क्योंकि क्री साम्राज्य और नोवा साम्राज्य के बीच में हजारों साल तक युद्ध चलता रहा और उसमें रोनन के पिता, उसके दादा और परदादा सभी मारे गए और इसी बात का बदला वह पूरे जेंडर को तबाह करके लेना चाह रहा था। थानोस ने इससे यह वादा किया था कि अगर वह उसे ऑर्ब ला कर देगा तो वह उसके मंसूबे पूरे कर देगा। कुरात यहाँ आकर रोनन को सारी घटना विस्तार से बताता है और साथ में यह भी बताता है कि स्टार लॉर्ड उसे बेचने के लिए जेंडर नाम के प्लानेट पर जाएगा। जेंडर जाकर उस ऑर्ब को लाने के लिए नेबुला और गमोरा में बहस छिड़ जाती है। तब रोनन गमोरा को यह काम सौंपता है। नोआ साम्राज्य की राजधानी जेंडर में स्टार लॉर्ड पहुंच जाता है जहां पर रॉकेट नाम का रैकून इसको देख लेता है। इसको अपने गैजेट से पता चलता है कि इसके ऊपर 40,000 का इनाम है। यहीं पर ही इसका साथी ग्रूट लगातार फव्वारे का पानी पिए जा रहा था। स्टार लॉर्ड ऑर्ब को बेचने के लिए ब्रोकर के पास जाता है और उसको बताता है कि रोनन के आदमी भी इसके पीछे पड़े हैं। रोनन का नाम सुनते ही वो काफी डर सा जाता है और उसे यहाँ से धक्के देकर बाहर निकाल देता है। बाहर आते ही उसकी मुलाकात गमोरा से होती है जो उसके पास से वह ऑर्ब छीन कर भागती है। इस ऑर्ब को एक दूसरे से हथियाने के लिए इन दोनों में हाथापाई होने लगती है। तभी इनके बीच रॉकेट और उसका साथी ग्रूट कूद पड़ते हैं। रॉकेट को तो इस ऑर्ब के बारे में कुछ पता नहीं था, वो तो सिर्फ स्टार लॉर्ड को जिंदा पकड़कर 40,000 का इनाम जीतना चाह रहा था। तभी यहाँ पर नोवा प्राइम की सेना आकर इन सभी को जान और माल की हानि पहुंचाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। फिर इन सभी को हाई सिक्योरिटी वाले जेल भेज दिया जाता है जिसका नाम होता है द किल्न। यहाँ पर गमोरा रिवील करती है कि वो रोनन के साथ गद्दारी करके उस ऑर्ब को किसी और के पास बेचने वाली थी। ग्रूट के मुंह से आई एम ग्रूट सुनते सुनते सभी के कान पक गए थे। यहाँ पर जितने भी कैदी थे उनके किसी न किसी फैमिली के मेंबर को रोनन के द्वारा मार दिया गया था, इसलिए गमोरा को इन सभी से धमकी और गाली गलौज सुनना पड़ रहा था। ग्रूट के द्वारा एक हट्टे कट्टे कैदी को नाक से उठाने से यहाँ पर सभी कैदी डर जाते हैं। रात के समय जब सभी कैदी सो रहे होते हैं तो कुछ कैदी गमोरा को उठाकर ले जाते हैं अपना बदला लेने के लिए। तभी ड्रेक्स यहाँ आता है और इनको बोलता है कि इसको मारने का हक सिर्फ मुझको है क्योंकि रोनन ने इसकी पत्नी और बेटी की बेरहमी से हत्या की थी। तभी गमोरा एक्शन में आती है और उनको बोलती है कि मेरा थानोस और रोनन से कोई रिश्ता नहीं है, पर ड्रेक्स पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता और वह उसकी गर्दन को दबोच लेता है। इसी समय स्टार लॉर्ड के द्वारा बहुत समझाने बुझाने पर वह गमोरा को छोड़ देता है। थानोस के द्वारा बुलावा आने पर रोनन थानोस का इलाका सेंचुरी पहुंचता है और वह थानोस को बोलता है कि आपकी बेटी गमोरा ने हमें धोखा दिया है। तब थानोस उसको धमकाते हुए बोलता है कि अगली बार तुम खाली हाथ वापस आए तो तुम्हारे खून से पूरा ब्रह्मांड रंग देंगे। रॉकेट यहाँ पर जेल से भागने का प्लान समझाने लगता है। तभी इनकी बात सुनकर ग्रूट जाकर कॉर्नेक्स बैटरी को निकाल लेता है और सिक्योरिटी अलार्म बजने के साथ काफी सारे ड्रोन आकर ग्रूट के ऊपर गोली चलाते हैं, पर ग्रूट इन सभी को अकेले ही डिस्ट्रॉय कर देता है।
तभी ड्रेक्स भी इनकी मदद करने आ जाता है क्योंकि इसे भी जेल से तड़ी पार होना था। स्टार लॉर्ड एक अपाहिज कैदी से उसका नकली पैर ले आता है और गमोरा सिक्योरिटी गार्ड के साथ हाथापाई करके उनसे वो कंट्रोल पैनल ले लेती है। इस तरह ये सभी कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं जो कि काफी ऊंचे में था। यहाँ पर रॉकेट स्टार लॉर्ड को बोलता है कि मैंने यह प्रोस्थेटिक लेग तुझसे यूं ही मंगवाई थी तेरी टांग खींचने के लिए। फिर और भी सिक्योरिटी गार्ड के आ जाने पर ये कंट्रोल रूम में रॉकेट से हमला करते हैं, पर रॉकेट यहाँ से बाहर के आर्टिफिशियल ग्रेविटी को बंद कर देता है जिससे सभी सिक्योरिटी गार्ड हवा में फ्लोट करने लगते हैं। फिर काफी सारे ड्रोन आकर इस कंट्रोल रूम के साथ अटैच हो जाते हैं। इन सभी ड्रोन की मदद से कंट्रोल रूम उड़ता हुआ आगे बढ़ता है, पर आगे गेट बंद हो जाने से इन सभी को यहाँ से बाहर निकलना पड़ता है। स्टार लॉर्ड अपना सामान चेक करता है, वहाँ पर उसका वॉकमैन नहीं था। वह उन सभी को अपने स्पेसशिप मिलानो में जाकर वेट करने बोलता है और वह चला जाता है उस सिक्योरिटी गार्ड के पास जो उसके वॉकमैन में गाने सुनने का आनंद ले रहा था। वह उससे अपना वॉकमैन लेकर उड़ते हुए मिलानो में पहुंच जाता है। इनके यहाँ से जाने के बाद रोनन और नेबुला इस जेल में आते हैं, पर इनको यह पता नहीं चल पाता है कि गमोरा यहाँ से भागकर आखिर गई कहाँ। नोआ प्राइम को इनके यहाँ आने की कोई खबर ना लगे, इसलिए रोनन नेबुला को इस जगह को डिस्ट्रॉय करने बोलता है। येंडू अपनी टीम के साथ ब्रोकर के पास पहुंचता है और अपने जादुई एरो के बल पर उससे उस ऑर्ब के बारे में पूछता है। स्टार लॉर्ड गमोरा के बताए रास्ते पर जाते हुए खदानों की बस्ती नोवेयर पहुंचते हैं जो कि असल में सेलेस्टियल का कटा सिर था। ड्रैक्स, रॉकेट और ग्रूट एक कैसीनो में जाकर बहुत दारू पीकर टल्ली हो जाते हैं और इस तरह आपस में लड़ाई कर बैठते हैं। गमोरा स्टार लॉर्ड को बताती कि थानोस उसका असली बाप नहीं है, बचपन में उसने उसके सामने ही उसके माँ बाप को मार दिया था। फिर वह पीटर के वॉकमैन में गाने सुनती है जिससे उसे काफी आनंद की अनुभूति होती है। अब गमोरा और पीटर जाकर इन तीनों के बीच की लड़ाई को रुकवाते हैं। तभी कलेक्टर के असिस्टेंट आकर इनको इसके पास ले जाती है। कलेक्टर इस ऑर्ब को लेथ मशीन जैसे डिवाइस में रखता है जो कि इस ऑर्ब को अनस्क्रू करता है जिसके अंदर था पावर स्टोन। फिर कलेक्टर इनको बताने लगता है कि एक बहुत बड़े विस्फोट से इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और साथ में इन 6 तिलिस्मी पत्थरों का जन्म हुआ। इन तिलिस्मी पत्थर को वही संभाल सकता है जिसके पास अपूर्व ताकत हो। एक बार कुछ लोगों ने इनकी ऊर्जा को आपस में बांटने की कोशिश की, पर वे सभी जलकर भस्म हो गए। कलेक्टर के असिस्टेंट करीना इसकी गुलामी से आजाद होना चाह रही थी, इसलिए वह इस पत्थर को पकड़ लेती है और इसके साथ ही चारों तरफ तबाही का मंजर होता है। करीना तो इस एनर्जी से जलकर भस्म हो जाती है और गमोरा, पीटर, रॉकेट और ग्रूट किसी तरह अपनी जान बचा लेते हैं। फिर गमोरा इस ऑर्ब को अपने पास रख लेती है और इसे सबसे सुरक्षित जगह नोआ प्राइम के पास देने की सोचती है, पर पीटर इसे बेचकर माला माल होना चाह रहा था। यहाँ पर ड्रैक्स एक आदमी की गर्दन पर चाकू रखकर रोनन को संदेश भेजकर यहाँ पर बुलाता है। येंडू भी अपनी टीम के साथ यहाँ आ पहुँचता है। गमोरा, रॉकेट और पीटर सिंगल पैसेंजर वाले शिप में बैठकर यहाँ से मिलानो शिप की तरफ भागते हैं, तो नेबुला और रोनन के आदमी इनका पीछा करते हैं। इनके शिप में किसी तरह का कोई हथियार नहीं था, तो रॉकेट और पीटर अपने शिप को इनके शिप से टकराकर डिस्ट्रॉय कर दे रहे थे क्योंकि ये शिप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। अब गमोरा इनके शिप से पूरी तरह से घिर चुकी थी, तो इसी समय नेबुला इसके शिप पर हमला कर डिस्ट्रॉय कर देती है और उस ऑर्ब को ट्रैक्टर बीम के द्वारा अपने शिप में खींच लेती है। तो दूसरी तरफ ड्रैक्स रोनन के हाथों बुरी तरह से पिटाई खा रहा था। इन सब के लास्ट में रोनन इसको किसी तरल पदार्थ में फेंक देता है और नेबुला के बुलाए जाने पर यहाँ से चला जाता है। गमोरा बाहर में पड़े पड़े मर रही होती है, तो पीटर येंडू को कॉल करके गमोरा को बचाने चला जाता है और अपना ऑक्सीजन मास्क उतारकर उसे लगा देता है। तभी येंडू और इसकी टीम पहुंचकर इन दोनों को बचा लेते हैं। इधर ग्रूट भी ड्रैक्स को बचा लेता है। यह ऑर्ब रोनन के हाथों में आ जाने के बाद वह इसे थानोस को देने से इनकार कर देता है क्योंकि वह इसकी अहमियत जान गया था। फिर वह इस ऑर्ब से स्टोन को निकालकर अपने हथौड़े में लगा लेता है। पीटर के द्वारा धोखा खाने की वजह से येंडू इसे अपने जादुई एरो से मारने वाला होता है, तो पीटर उसको बोलता है कि हम रोनन पर हमला करके उसे वह ऑर्ब वापस ला सकते हैं क्योंकि गमोरा को रोनन की सारी कमजोरी और प्लान पता है। येंडू उसका यह प्लान सुनकर उसको अपने गले से लगा लेता है। तभी रॉकेट मिलानो शिप से येंडू की शिप पर हमला करता है क्योंकि वो सोच रहा था कि पीटर येंडू की कब्जे में है। तब पीटर उसको बताता है कि हम दोनों में सुलह हो गई है। अभी सभी एक साथ मिलकर रोनन से निपटने के लिए प्लान बनाते हैं और इसमें इसका साथ दे रही थी येंडू की टीम रावा गेर प्लाटून। पीटर रोनन के द्वारा जेंडर पर हमला करने वाली बात नोवा सेना के एक आदमी को बताता है और वो यही बात नोवा प्राइम को बताता है। रोनन का जंगी जहाज जेंडर के ऊपर आ पहुंचता है, तो रावागेर प्लाटून के जंगी जहाजों का बेड़ा डार्क एस्टर के पास जाता है और उस पर आग के गोलों से हमला करता है। डार्क एस्टर के चारों तरफ सुरक्षा कवच होने की वजह से ये हमले बेअसर साबित होते हैं। तब यह देखकर इनके जहाज नीचे से जाकर इन पर ताबड़तोड़ हमला करते हैं, जिससे कि इनके जहाज का कुछ हिस्सा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो रोनन भी इनसे निपटने के लिए नेक्रोक्राफ्ट की सेना भेजता है। इनके जंगी जहाजों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि कोई भी डार्क एस्टर तक पहुंच नहीं पा रहा था।
इन दोनों की तरफ के लड़ाई के बीच यंडू का शिप क्रैश होकर नीचे गिर जाता है। नोवा प्राइम रावा के प्लाटून की मदद के लिए नोवा सेना भेजती है। तब कहीं जाकर स्टार लॉर्ड अपनी टीम के साथ डार्क एस्टर के अंदर प्रवेश करता है। इन लोग इसके अंदर आकर रोनन के काफी सारे आदमियों को मार देते हैं। यहाँ पर रोनन और नेबुला को पता लग गया था कि वे लोग उसके जहाज के अंदर घुस चुके हैं। तब रोनन उसको बोलता है कि एक बार हम जमीन पर पहुंच जाए तब हमें कोई रोक नहीं पाएगा। नोवा प्राइम के कहने पर इनके जंगी जहाजों का बेड़ा डार्क एस्टर के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाने लगता है ताकि इनका जहाज किसी भी तरह जमीन तक ना पहुंच पाए। ये चारों रोनन के पास जाने वाले होते हैं। तभी इनके रास्ते में नेबुला आ जाती है। नेबुला की खरी खोटी बातें सुनकर ड्रेक्स उस पर हमला कर देता है। यंडू के साथ साथ नेक्रोक्राफ्ट की सेना भी नीचे पहुंच चुकी थी। ये लोग यंडू से बोलते हैं कि तुम अपने आदमियों को आदेश देकर नोवा सेना पर हमला करो। उनकी यह बात सुनने के बाद यंडू एक सीटी बजाता है जिसके आदेश पर जादुई एरो उड़ते हुए यहाँ पर उपस्थित नेक्रोक्राफ्ट सेना के सीने को चीरती हुई वापस यंडू के हाथ में आ जाती है। दूसरी तरफ नेबुला उस बम के धमाके से क्षतिग्रस्त अपने शरीर को ठीक कर लेती है और गमोरा के काम में टांग अड़ाने के लिए आ जाती है। अब रोनन के आदेश पर नेक्रोक्राफ्ट सेना इस शहर में बम से हमला करती है। तभी रॉकेट और रावा गिर प्लाटून के लोग आकर नेक्रोक्राफ्ट के जंगी जहाजों को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। इस जहाज के अंदर स्टार लॉर्ड का कोराथ और उसके सोल्जर से सामना होता है। कोराथ असल में एक तरह का रोबोट था जिसके कारण ये दोनों ही इसके सामने टिक नहीं पा रहे थे और यह अकेले ही स्टार लॉर्ड और ड्रेक्स को धो धोकर पीटने लगता है। पर ग्रूट तो अकेले ही इन सभी सोल्जर्स का कचूमर निकाल दे रहा था और कुछ देर बाद इनकी बाजी पलट जाती है और ड्रेक्स इसके सिर को पकड़कर इसके सिर की कलपुर्जे को उखाड़ डालता है। इसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारे सोल्जर्स आने लगते हैं पर ग्रूट अकेले ही इन सभी पर भारी पड़ता है। रोनन अब उसके हथौड़े में लगे पावर स्टोन का इस्तेमाल करता है जिससे डार्क एस्टर को चारों तरफ से घेरे हुए नोवा सेना का जंगी जहाजों का बेड़ा जलकर राख होने लगता है और इसके साथ ही यह सुरक्षा कवच भी टूट जाता है और इसके साथ ही हजारों की संख्या में नोवा सैनिक मारे जाते हैं। नेबुला और गमोरा की फाइट तब से लेकर अभी तक चलती ही रहती है और इन दोनों के फाइट में नेबुला जहाज से नीचे गिर जाती है। फिर गमोरा के द्वारा सर्किट को ब्रेक करने के बाद ये तीनों अंदर चले आते हैं और यहाँ पर आकर स्टार लॉर्ड रोनन पर रॉकेट से हमला करता है जिससे कि एक जोरदार धमाका होता है और ये सभी समझ रहे थे कि रोनन का हो गया खेल खत्म। पर इस हमले से रोनन का बाल भी बाका नहीं हुआ। अब ड्रेक्स दौड़कर रोनन को मारने के लिए जाता है पर रोनन उसको गर्दन से पकड़कर उठा देता है और वह उसको बोलता है कि मुझे सब कुछ याद है कि किस तरह से मैंने तुम्हारी फैमिली को मारा था। और तभी अचानक ही रॉकेट अपने शिप को इस शिप के अंदर घुसड़ देता है जिससे कि डार्क एस्टर धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगता है और नीचे की तरफ गिरने लगता है। अब इन सभी के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। ऐसी नजाकत को देखते हुए ग्रूट अपनी ब्रांचेस को बढ़ाने लगता है और सभी को चारों तरफ से घेर कर एक सुरक्षा कवच बना लेता है। पर रॉकेट उसको ऐसा करने से मना करता है क्योंकि ऐसा करने से उसकी जान चली जाएगी। फिर डार्क एस्टर क्रैश होते हुए जेंडर की धरती पर आ गिरता है। इसमें स्टार लॉर्ड की टीम तो जिंदा बच जाती है पर इसमें ग्रूट बेचारा मारा जाता है। अब रोनन अपने टूटे हुए शिप से बाहर निकलता है जो कि जिंदा बच गया था। वह पावर स्टोन से जेंडर की धरती को तबाह करने वाला होता है। तभी स्टार लॉर्ड गाना गाते हुए उस पर डांस करने लगता है। उसकी इस हरकत से रोनन काफी अचंभित था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है और इसी बात का फायदा उठाकर ड्रेक्स उसके हथौड़े पर रॉकेट से हमला करता है जिससे कि उसका हथौड़ा चकनाचूर हो जाता है और इस पावर स्टोन को रोनन से पहले स्टार लॉर्ड कैच कर लेता है। इस पावर स्टोन से इतनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है उसे स्टार लॉर्ड का शरीर संभाल नहीं पा रहा था और उसका शरीर डिस्ट्रॉय होने लगता है। तब गमोरा के कहने पर स्टार लॉर्ड उसका हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद फिर ड्रैक्स और लास्ट में रॉकेट। इस तरह पावर स्टोन की एनर्जी इन चारों लोग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब पावर स्टोन की एनर्जी स्टार लॉर्ड के कंट्रोल में थी और यह देखकर रोनन भी कुछ समझ नहीं पा रहा था आखिर ये कैसे हो सकता है, यह तो सिर्फ एक इंसान है। फिर स्टार लॉर्ड उसे पावर स्टोन की एनर्जी से जलाकर राख कर देता है। इसके बाद पावर स्टोन को एक दूसरे ऑर्ब में बंद कर दिया जाता है और तभी यंडू अपनी टीम के साथ यहाँ आ पहुंचता है और तब मजबूरी में स्टार लॉर्ड को वह ऑर्ब यंडू के हाथ में दे देना पड़ता है। स्टार लॉर्ड उसको इस ऑर्ब को खोलने से मना करता है क्योंकि इसके खोलते ही चारों तरफ तबाही होगी। यंडू इस ऑर्ब को लेकर अपनी टीम के साथ यहाँ से निकल जाता है। इनके जाने के बाद स्टार लॉर्ड रिवील करता है कि उसने उनको नकली ऑर्ब दे दिया। ग्रूट के जाने के दुख में रॉकेट रोने लगता है। तब ड्रेक्स उसे दिलासा देने के लिए उसके पास आता है। नोवा के हेडक्वार्टर में नोवा प्राइम स्टार लॉर्ड को बताती है कि तुम आधे इंसान और आधे एलियन हो क्योंकि तुम्हारे पिता एक बहुत ही प्राचीन जीव थे, इसलिए पावर स्टोन की एनर्जी को तुम इतनी देर तक झेल पाए। रॉकेट ने ग्रूट की लकड़ी को एक गमले में लगा दिया था। ड्रेक्स गमोरा को बोलता है कि रोनन तो सिर्फ एक कठपुतली था, मुझको तो थानोस को मारना चाहिए था। स्टार लॉर्ड की टीम ने जेंडर को बचाया था अपनी जान पर खेलकर, इसलिए इसके जहाज को पूरी तरह से नया कर दिया जाता है और साथ में इन सभी का अपराधी रिकॉर्ड मिटा दिया जाता है। इसके बाद स्टार लॉर्ड अपनी शिप में जाकर अपनी माँ का दिया हुआ गिफ्ट खोलता है जिसने तब से लेकर अभी तक उसे खोला नहीं था। इसे खोलने पर उसे वॉल्यूम 2 का ऑडियो कैसेट मिलता है जिसे वह ऑडियो प्लेयर में बजाकर सुनने लगता है।
दूसरी तरफ येंडो अपने अड्डे पर उस ऑर्ब को खोल कर देखता है और इसके अंदर मिले पुतले को देखकर वो काफी खुश होता है क्योंकि स्टार लॉर्ड ने उसे इस बार भी फिर से मामू बना दिया। पावर स्टोन वाले ऑर्ब को नोवा हेडक्वार्टर के काफी तगड़ी सुरक्षा में रख दिया जाता है। इसके मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि गमले में लगा हुआ बेबी ग्रूट गाने की धुन पर डांस कर रहा होता है।